मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा दे रहा था? रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था। आज उसी रेस्पिरेशन से मैं आगे आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका कौन सा टॉपिक है भाई? लंग्स। लंग्स मीन्स क्या होता है? आपका फेफड़ा। तो इधर देखिएगा, डायरेक्ट हम फेफड़ा की संरचना बनाते हैं, इसको समझिएगा। यार ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा भाई? ट्रेकिया। ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई। क्या कहलाएगा? ब्रोंकाई। ये क्या कहलाएगा आपका? ब्रोंकियोल्स। क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोल्स कहलाएगा। ठीक। और ये जो होगा ये एलोवियर क्या होगा? ट्यूब होगा। क्या होगा भाई? एलोवियर ट्यूब। और ये कहलाएगा आपका एलोवियर सैक कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, कहता है भी आपका लंग्स है। क्या इस प्रकार के लंग्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो अब देखिएगा, जो मनुष्य में वन पेयर क्या होता है? लंग्स होता है। कितना पेयर होता है भाई आपका? वन पेयर क्या होता है आपका? लंग्स होगा। जो कैसा होता है? शंक्वाकार। शंक्वाकार मीन्स होता है आपका कोनिकल शेप्ड होगा। किस शेप में होगा आपका? कोनिकल शेप्ड, या उसी को कहते हैं अपन शंक्वाकार होगा। क्लियर हुआ? फिर कहते हैं कि ये जो लंग्स के चारों तरफ बाइलेयर मेम्ब्रेन होगा। कितना मेम्ब्रेन होगा? बाइलेयर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगा इसको कहते हैं पेराइटल का मेम्ब्रेन। आउटर को क्या कहेंगे भाई? पेराइटल का मेम्ब्रेन। और अंदर को कहते हैं प्लूरल का मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन कहते हैं? प्लूरल का मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल का द्रव कहते हैं। दोनों बीच में क्या भरा रहता है आपका? प्लूरल का द्रव भरा होता है। प्लूरल का क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स, जो बाहरी धक्का या घातों से क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ तक के? फिर कहता है कि जो राइट वाला होगा वो कितने चेम्बर्स में बटा होता है आपका? 3 चेम्बर्स में बटा होगा। कितने चेम्बर्स में बटा होता है? 3। मतलब अगर पूछा आपसे कि जो राइट वाला जो लंग्स होता है वो कितने लोब्स में बटा होता है, तो 3 लोब्स में। जबकि लेफ्ट वाला कितने लोब्स में बटा होता है? 2 लोब्स में बटा होता है। कितने लोब्स है आपका? 2 लोब्स। इसलिए 2 लोब्स में बटा होता है क्योंकि इसके नजदीक क्या पाया जाता है आपका? हार्ट पाया जाता है। इसके नजदीक क्या पाया जाता है? हार्ट होता है। इस कारण हमेशा लेफ्ट वाला क्या होगा? साइज छोटा होगा, और राइट वाला साइज क्या होगा आपका? बड़ा होगा। क्लियर हुआ है तक के? फिर कहता है ये स्पंज के समान संरचना होता है। किसके समान? तो स्पंजी। मतलब स्पंजी लाइक क्या होता है आपका? स्ट्रक्चर होता है, जो केवल हवा को क्या करता है आपका? एब्जॉर्ब करता है। मतलब हवा को भरने में क्या होता है आपका? कार्य होता है। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पास? अब इसमें से क्या क्या याद रखना है? देखिएगा, कितना मेम्ब्रेन बताया मैं आप लोग को? 2 मेम्ब्रेन। पहला कौन सा मेम्ब्रेन बताया? आउटर। और दूसरा क्या होगा आपका? इनर। आउटर को क्या कहते हैं अपन? पेराइटल। इनर को क्या कहेंगे अपन? प्लूरल। दोनों के बीच में कौन सा द्रव बताया? प्लूरल का द्रव। राइट वाला कितने लोब्स बटेगा आपका? 3 लोब्स। लेफ्ट वाले कितने लोब्स रहेगा आपका? 2 लोब्स। इसी को कहते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और मध्य कहेंगे। एंटीरियर और क्या कहेंगे आपका? पोस्टीरियर होगा। क्लियर हुए हैं तक के? फिर इसमें से कुछ ऐसा होता है, हाँ। फिर ये क्या काम करता है? ये कैसा रहता है आपका? स्पॉन्जी रहता है, जो केवल हवा को क्या करेगा आपका? एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसके बाद बताया ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक द्रव होता है, जो बाहरी धक्का घातों से क्या करता है? ये बचाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? कैसा रहता है? तो शंक्वाकार। एक तरफ क्या होता है? ये झुका होता है। क्लियर हुआ? राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला क्या होगा आपका? छोटा होगा। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास यार? आ गया समझ यहाँ तक की? चलिए, इसमें थोड़ा सा लिखिएगा जो काम का है वो। सर एक मिनट साइड दो। हो गया? लिखिए। लिखिएगा फेफड़ा में। लिखिएगा यह मुख्य रेस्पिरेटरी अंग होता है, मतलब प्रमुख रेस्पिरेशन अंग होगा। सर अभी कितना पढ़ा लिए? अभी बस स्टार्ट किए हैं, 2 मिनट हुआ है। यही डायग्राम को। हाँ वो क्लियर हुआ? लिख लिया यहाँ तक क्या? चलिए उसके बाद लिखिएगा आप
हो गया, लिख लिए। अब इसमें सिर्फ लिखिएगा राइट लोब्स बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। सर वो संख्या को भी दिखाया ना, क्वेश्चन पूछता है। कौन संख्या को? मतलब राइट 3 पार्ट्स में बटा होता है। लिखिएगा राइट 3 चैम्बर में बटा होता है, राइट 3 चैम्बर में बटा होता है। हो गया, कितना चैम्बर में बटा होता है आपका? 3 चैम्बर में, जिसमें से अपर, मिडिल और क्या होता है आपका लोअर। लिखिएगा अपर, मिडिल और लोअर। ये देखिएगा, ये वाला क्या कहलाएगा आपका? अपर कहलाएगा, और बीच वाला क्या कहलाएगा आपका? मिडिल, और ये वाला क्या कहलाएगा आपका? लोअर कहलाएगा। 3 चैम्बर्स हो गया विदाउट कहीं पास। लेफ्ट में लिखिएगा 2 चैम्बर्स, अपर और दूसरा क्या होगा आपका? लोअर। लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें पूछा लोब्स कितने लोब्स में बटा है, तो राइट वाला कितने लोब्स बताया? वो 3, और लेफ्ट वाले कितने? 2। लेकिन दोनों के अपर लोब्स क्या होते हैं? लार्ज होता है। दोनों के अपर लोब क्या होगा? लार्ज होगा। क्लियर हुआ? लिखिएगा, बल्कि आगे समझ आता क्या? नहीं आया समझ? ये जो लोब और ये लोब, दोनों का लोब क्या रहता है आपका? बड़ा होगा, और दोनों का लोअर लोब क्या होता है आपका? छोटा होगा। क्लियर हुआ है तक के? इसको याद रखना, अपर लोब हमेशा क्या होगा? बड़ा। नीचे लिखिएगा थोड़ा सा। सर हाँ, लेफ्ट चैम्बर में कौन सा अपर और लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? अपर लोब, और नीचे क्या होगा आपका? लोअर लोब। मतलब ऊपरी लोब और क्या होगा आपका? निचली लोब होगा। लिखिएगा लंग्स। लिखिएगा लंग्स में एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लूरल। लिखिएगा प्लूरल का द्रव बाहरी धक्का या आघातों से बचाने का कार्य करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लंग्स को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करेगा आपका? प्लूरल का द्रव प्रदान करता है। देखिएगा प्लूरल के द्रव लंग्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। मतलब क्या करता है? वो मैकेनिकल सहायता प्रदान करता है। लिखिएगा इसमें 150 ml द्रव भरा होता है। कितना ml द्रव रहता है? 150 ml द्रव भरा होता है। हो गया। और मेम्ब्रेन मतलब लंग्स के चारों तरफ कितना मेम्ब्रेन फूलेगा? तो लिखिएगा मेम्ब्रेन मतलब लंग्स के चारों तरफ बाइलेड मेम्ब्रेन, आउटर को पेराइटल, अंदर को प्लूरल कहते हैं। देखिएगा आउटर को पेराइटल, अंदर को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से बोलिए ना वही। लिखिएगा आउटर मेम्ब्रेन को पेराइटल मेम्ब्रेन और अंदर को प्लूरल का मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर देखिएगा, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में क्या भरा रहता है आपका? प्लूरल का मेम्ब्रेन। कितना एमएल होता है? 150 ml। अब ये बहुत पतली होता है, दोनों क्या होता है? पतली। कभी कभी इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो जाता है? बैक्टीरियल संक्रमण करता है। क्या संक्रमण करता है? बैक्टीरिया जब संक्रमण करता है तो उसको लिखिएगा, इसको प्लूरेसी कहते हैं। प्लूरेसी, प्लूरेसी, PLEURISY, प्लूरेसी। लिखिएगा दोनों मेम्ब्रेन, लिखिए दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में, दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में बैक्टीरियल संक्रमण होने के कारण, दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में बैक्टीरिया संक्रमण होने के कारण द्रव इकट्ठा हो जाता है। मतलब जो मैट्रिक्स से होता है वो क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। तो उसे प्लूरिसी रोग कहते हैं। तो उसे प्लूरिसी रोग कहते हैं। प्यूरिसी, हाँ प्लूरिसी, प्लूरिसी बोलते हैं उसी को। सर मैट्रिक्स क्या बोले? ये देखिएगा, ये बाहर वाले को कहते हैं पेराइटल, अंदर को कहते हैं प्लूरल। इसमें द्रव में प्लूरल का द्रव, कभी कभी इसी द्रव में क्या हो जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण अधिकतर द्रव एक जगह के क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है। तब उसे कौन सा रोग कहते हैं? तो प्लूरोसी डिजीज कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखेंगे।
लिखिएगा लंग्स में 35 करोड़, लिखिएगा लंग्स में 35 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिकाएं 35 करोड़। कितना छोटा छोटा बताओ सर। अब लिखिए, साइज भी लिख लीजिए। चलिए लिखिए यार, कितना करोड़ कुपिकाएं पाया जाता है? 35 करोड़ कुपिकाएं पाया जाता है। लिखिएगा इसका कैपेसिटी, लिखिएगा फेफड़े का कैपेसिटी लिखिएगा 400 से 800, मतलब 400 से 800 वर्ग फीट होता है। 400 से कितना होता है? 800 वर्ग फीट सतह होता है, मतलब इतना उसकी कैपेसिटी होती है। सतह लंग्स की जो एलोवियर सैक होता है ना, उसकी पूरे कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो लिखिएगा 400 कितना होता है? 800 वर्ग फीट। लिखिएगा इसमें वायु कोष में, लिखिएगा इसकी कैपेसिटी भी लिख लीजिए दोनों फेफड़ों में 3 × 10⁶ भी होता है। सर ये सतह बताया, स्पेस है, मतलब पूरे इसके अगर बात करें तो हम उतना क्या पाया जाता है? ठीक, लिखिएगा 400 से 800 वर्ग फीट सतह पाया जाता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसको बताए ना एलोवियर सैक। 3 × 10 3 × 10⁸ है, सॉरी 8 लिखिए। एयर सैक पाया जाता है, वायु कोष पाया जाता है। आप कैपेसिटी में बताना वही है। हाँ, जिसके कारण क्या होता है? वो गैसों का आदान और प्रदान करता है। उसी का आगे लिखिएगा। अब ये कुपिकाएं नहीं बता रहे, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना दिखाई देता है। ठीक है, मतलब अग्र लोब होता है, पश्च लोब। हाँ जी बोलिए। हाँ, पूरे गैस भर रहा रहता है, पूरे गैस। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, एक्सचेंज तो होगा ही ना। ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ठीक है, दोनों रहता है यहाँ पास। ठीक, चलिए लिखिएगा, थोड़ा सा और लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा अंदर, लिखिएगा जो ट्यूब रहता है, लिखिएगा यह स्पंज के समान संरचना होता है, जो संयोजी ऊतक का बना होता है। लिखिएगा स्पंजी लाइक संरचना, जो संयोजी ऊतक का बना होता है। स्पंज लाइक संरचना जो संयोजी ऊतक का बना होता है। हो गया? क्या लिखा रहता है भाई आपका? संयोजी ऊतक का बना होता है। लिखिएगा इसमें कुछ धूल के कण आ जाते हैं, धूल के कण आ जाते हैं। इसी में ना? हाँ, उसी में धूल के कुछ क्या आ जाते हैं? कण आ जाते हैं, जो हानिकारक होता है। और इस धूल के कण को खाने वाले को मैक्रोफेजेस कहते हैं। धूल के कण को खाने वाले को मैक्रोफेजेस कहते हैं। फूल के कण को खाने क्या बोले सर? मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रो, मैक्रो भक्षकाणु। MI ना? हाँ, दोनों है, मैक्रो माइक्रो दोनों लिख लीजिएगा। मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रेजेंट होता है। मैक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस, माइक्रो और मैक्रो। हाँ, हो गया। अगला लिखिएगा, इसी में ध्यान से समझिएगा, इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक, मतलब जो लेफ्ट तरफ क्या होता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। किसका होता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड। वो बाद में बताएंगे, अभी हार्ट जब पढ़ाएंगे तब, क्योंकि इसमें लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में। ठीक है, तो उसको बता देंगे कि लंग्स से कैसे जुड़ा होता है। लिख लीजिए भैया, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा। हाँ जी, हाँ, लेफ्ट साइड का छोटा, राइट का बड़ा होता है। लिखिए, नोट करके लिखिएगा। लिखिएगा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज मतलब फुफ्फुस धमनी। लिखिएगा पल्मोनरी आर्टरीज या फुफ्फुस धमनी हृदय के
दाएं निलय से, हृदय के दाएं निलय से, दाएं निलय से फेफड़ा से जुड़ा होता है। दाएं निलय से फेफड़ा से जुड़ा होता है। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है वो हार्ट के दाएं निलय से कहाँ तक जुड़ा रहता है? वो फेफड़ा तक जुड़ा होता है। ठीक, लिख लीजिए वहां पर, जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। नीचे लिखिएगा, नीचे भी लिखिएगा पल्मोनरी वेन, लिखिएगा पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को, पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को लंग्स से होते हुए, लंग्स से होते हुए बायां आलिन तक जाता है, बायां आलिन तक लेकर जाता है। हाँ, बायां आलिन तक लेकर जाता है। लिखिएगा और वहीं पास, बाएं फेफड़े के पास ही, बाएं फेफड़ा के पास ही अरोटा होता है। अरोटा, हाँ। इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल कोस्टल तो बता दिया था। अब लिखिए, इधर देखिए, अब इधर देखिए, ये लंग्स हुआ हमारा। अब यहाँ पास क्या पाया जाता है? रिप्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पास भाई? रिप्स होता है। इधर ध्यान से समझिएगा ना। अब ये मनुष्य का क्या हो गया? ये रिप्स मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना है ये? 12। मतलब मनुष्य में कितना जोड़ी रिप्स पाया जाता है? तो 12 जोड़ी। कितना जोड़ी रिप्स पाया जाता है? 12। क्लियर हुआ? जिसमें से 7 एक साथ रहता है। 7 क्या रहता है? एक साथ। 3 आपस में क्या रहता है? फ्यूज रहता है। 3 आपस में क्या रहेगा? फ्यूज। और 2 आपस में क्या रहता है? तो फ्री रहता है। लिखिए इसको, लिखिएगा 12 पसलियों में से, लिखिएगा 12 पसलियों में से, 12 पसलियों में से 7 एक जाल बनाता है। 12 पसलियों में से, मतलब 12 जोड़ी है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, 12 पसलियों में से 7 रिंग बनाता है, जबकि 3 जोड़ी आपस में फ्यूज होती है, जबकि 3 जोड़ी आपस में फ्यूज होती है और 2 जोड़ी फ्री होता है, जो फ्लिप फ्लॉप गति करता है। 2 जोड़ी फ्री होता है। 7 जोड़ी रिंग बनाता है, मतलब 7। 3 जोड़ी क्या होता है आपका? फाल्सा, मतलब फ्यूज रहेगा। और 2 जोड़ी क्या रहता है आपका? फ्लिप फ्लॉप गति करता है। सर तो ये 3 जोड़ी उसी को फाल्स बोलते हैं। हाँ, उसी को फाल्स और बोलते हैं। 1 से लेकर 7 तक को ट्रू। ट्रू मतलब वो रहता है, नीचे में वो 11 फ्री फ्लॉप 12 करता है, वो फ्री फ्लॉप करता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ यहाँ तक के? इधर देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब टोटल कितना रिप्स बोला आपका? 12 रिप्स। तो 7 जो रिंग बना रहा है, ऐसे रिंग बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे 7 या ये जो 7 जो रिंग बनता है, ये रियल में क्या है? लंग्स है। मतलब क्या है? रिप्स है। जो लंग्स को क्या करता है? मैकेनिकल प्रदान करता है। भाई बाहर में हमारा क्या है? रिप्स है। उसके बाद ही हमारा अंदर पे क्या है? लंग्स है। क्लियर हुआ? हमको कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है, पहले कौन करता है? रिप्स मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्लियर है? फिर ये जो 3 होता है आपस में क्या होता है? फाल्स होता है। इसी को बोलते हैं फ्यूज बोलते हैं। क्लियर है? और जो 2 रहता है वो आपस में क्या रहता है? ये फ्री रहता है। क्लियर हुआ तक के? अब ये देखिएगा, यही जो रिप्स होता है, यही क्या होता है? रिप्स होता है, जो एक्सटर्नल कोस्टल होगा और इंटरनल कोस्टल होगा। कैसा होगा? इंटरनल कोस्टल और एक्सटर्नल कोस्टल होगा। क्लियर हुआ? इधर देखिए, जो मैं आप लोग को बता दिया था
कि पसलियों का अंदर जाना, पसलियों का कहाँ जाना, अंदर, मतलब साइज का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, वो क्या कहलाएगा आपका, इंटरनल कोस्टल कहते हैं। इसलिए क्या बताया था मैं आप लोग को, इंटरनल कोस्टल। ये क्रिया तब होता है जब हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तब होता है। क्लियर हुआ। अगला होता है एक्सटर्नल कोस्टल, या उसी को कह देते हैं एक्सटो कोस्टल कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सटर्नल कोस्टल, ये जो एक्सटर्नल कोस्टल होगा इसमें पसलियां कहाँ भागती है, बाहर की तरफ। नाम से नहीं जाना, मैं पहले बता रहा हूँ, सेम अपोजिट कार्य कर रहा हूँ। क्लियर हुआ है ना, नहीं समझ। मतलब एक्सटर्नल कोस्टल मतलब कहाँ भाग रहा है, वो बाहर की तरफ, और इंटरनल कोस्टल मतलब रिब्स कहाँ रहा है, अंदर की तरफ। मतलब ये क्रिया कहाँ हो रहा है, तो आपका एक्सपीरेशन पे, और ये क्रिया कहाँ हो रहा है, तो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंसिपिरेशन पे, और ये क्या होगा आपका, एक्सपीरेशन पे। आया समझ यार, नहीं आया? ये तो अंदर आ रहा है ना, ऐसे उल्टा उल्टा बता रहा हूँ, दूसरा बता। मतलब नाम उल्टा बाहर आ रहा है तो इंसिपिरेशन होगा ना। हाँ, हाँ इंसिपिरेशन तो लिखा हूँ, और बाहर को ऐसे कीजिए ना सर, बाहर। इधर रखिए। अरे यार तुम लोग, अरे सुन लो, सर इसमें अपोजिट इधर देखिएगा, जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, अंदर को हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब ले रहे हैं तो हमारा रिब्स कहाँ भाग रहा है, बाहर की तरफ। मतलब रिब्स हमारा कहाँ भाग रहा है, बाहर की तरफ। तो ये कौन सा पिरेशन होगा, इंसिपिरेशन। क्लियर हुआ। मतलब लंग्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, मतलब रिब्स जा रहा है ना। क्लियर हुआ, जिससे लंग्स का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ये मतलब इंटरनल कोस्टल में क्या होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारा पसली कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। इस कारण इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कोस्टल कहेंगे। सॉरी, इसको क्या कहेंगे, इंटरनल कोस्टल, और इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कोस्टल। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, आगे समझना था क्या, ठीक। अब लिखिएगा आगे आप लोग, अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कंट्रोल ऑफ क्या होता है भाई, ब्रीथिंग। लिखिए इसको, मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। लिखिएगा मस्तिष्क के पोन्स, मतलब ब्रेन के क्या होगा, पोन्स, वो मेडुला ऑब्लांगेटा इसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। लिखिएगा मस्तिष्क के मतलब ब्रेन के पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। पोन्स व मेडुला ऑब्लांगेटा इसका नियंत्रित करता है। हो गया। लिखिएगा मनुष्य 12 से 15 बार, जबकि मनुष्य 12 से 15 बार प्रति मिनट श्वसन करता है। 12 से 15 बार क्या करता है, प्रति मिनट श्वसन करता है। मनुष्य 12 से 15 बार, अच्छा, जबकि दूसरा जीव और लिखना था, जबकि ससाक, ससाक बोलते हैं ना, जो शावक बोलते हैं, जो बहुत तेजी से दौड़ता है। लिखिएगा शावक बोलते हैं, धावक की शावक बोलते हैं, ससाक बोलते हैं। लिखिए जबकि ससाक 38 बार प्रति मिनट की दर से होता है। लिखिएगा मनुष्य क्या होता है आपका, 12 से 15 बार प्रति मिनट क्या करता है, वो सांस लेता है। जबकि जो ससाक होता है वो कितने बार लेता है, 38 बार लेता है प्रति मिनट। खरगोश बोलते हैं ससाक को, हाँ तो खरगोश लिख लो। क्लियर हुआ। अब कंट्रोल कहाँ होगा पूछेगा तो आपका पोन्स के मेडुला ऑब्लांगेटा पे। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, आ गया समझ यहाँ तक के। अब बाकी वन्य जीव भी अधिक मात्रा में क्या होता है, श्वसन की दर लेता है। ठीक, जैसे लिखिएगा नवजात शिशु, लिखिएगा नवजात शिशुओं में तो सर सोए रहते हैं तो मतलब वो धीमा हो जाता होगा, ऐसा नहीं है वैसी सर लंबी सांस लेते हैं ना सर। भाई। ये बताइएगा अभी हम देखिए, नहीं सबका अलग अलग कंडीशन होता है। जब काम करोगे तो सांस ज्यादा लेना पड़ता है, नहीं आसमान। और प्रकृति का नियम है, भोजन को पचाने के लिए ज्यादा सांस की लेना जरूरत पड़ती है।
ठीक, जैसे खाना खा लिए, खाना खाओगे सोओगे तो श्वसन की दर क्या हो जाती है, ज्यादा चढ़ने लगता सर है। थोड़ा हम लंबा लंबा मतलब सांस नहीं लेते सर, तो लंबी श्वसन सांस क्रिया होती है। ज्यादा, वही तो बोल रहे हैं, लेकिन श्वसन का क्रिया ज्यादा लेना पड़ता है, लेकिन संख्या उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? तो लिखिएगा नवजात शिशुओं में 40 बार होता है। हम लोग लेते ही रहते हैं, है ना सर? हाँ, क्या बोले सर? नवजात शिशुओं में ज्यादा होता है 40 बार। Yes. लिखिएगा मेढक में 80 बार। इसलिए यहाँ तो लोग का वो होता रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब देखिए ध्यान समझिएगा, लिखा है यहाँ पास से, जैसे कहता है मतलब, हाँ जी बोलिए। हाँ मेढक बताया ना, कल तो बताया था ना, तो अचार मुंह से। ठीक, चलिए लिखिएगा, अगला लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। हमारी श्वसन दर की क्रिया तब बढ़ती है जब हम कोई भी कार्य को क्या करते हैं, तेजी से करते हैं, तब हमको श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? और जीवन में सिर्फ 2 बार तो अधिक मात्रा में बढ़ ही जाता है, जब पेपर दिलाने जाओगे तो। ठीक, आ गया समझ, श्वसन दर बढ़ जाता है। और जब किसी से मिलने जाओगे प्रथम बार तो हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों दर बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? डरते हैं तब भी तो बढ़ जाता है। वही बोल रहे हैं, मतलब इंसान का ही 2 बार ऐसा होता नर्वस है, होते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, वो हो ही जाता है। सर आपके साथ प्रैक्टिकली हुआ है ना, इसलिए बता रही हूँ। हमारा कहानी मत पूछो, जो हमारी बीएड थी 2 घंटा में बनी थी और 8-7 साल चली थी। हाँ सर, बात तो है ना, बता रहे हैं। ठीक, इधर देखिए, क्लियर हुआ या? चलिए अगला लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डालिएगा फेफड़े में वायु का आयतन। हेडिंग डालिएगा फेफड़े में वायु का आयतन। फेफड़े में वायु का आयतन, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पूरे रेस्पिरेशन से अगर क्वेश्चन बोले तो यहीं से बनता है। क्लियर हुआ? बाकी तो लंग्स से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, मैं पहले बता दिया हूँ। उसका पूछता है कितने करोड़ पाया जाता है, कितने एलोवियर शेक होता है, बस कौन राइट है कौन लेफ्ट है, बस उसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता लंग्स से। लेकिन जो क्वेश्चन अभी मैं लिखवा रहा हूँ वहां क्वेश्चन बनता ही है। तो पहला लिखिए आप लोग, वो नहीं बता रहा हूँ, वो अलग है भाई, अभी रुक जाओ। पहला होता है, अब कहता है टाइडल वैल्यूम। क्या कहता है भाई? टाइडल वैल्यूम बोलते हैं। इधर समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवाही आयतन। क्या कहते हैं इसको भाई? प्रवाही आयतन। अब समझिएगा प्रवाही आयतन क्या हुआ। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर के अंदर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ना, ये क्रिया क्या कहलाता है? आपका प्रवाही आयतन, जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कितना ml होता है? तो कितना दिया है? 500 ml। क्लियर हुआ? आ गया समझ? तो पहला क्या होगा? प्रवाही आयतन, मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये क्या होता है? प्रवाही आयतन होगा। ये नॉर्मल कंडीशन का है। ये क्या है? नॉर्मल। अभी जब आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो नॉर्मल आपके बॉडी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्रीथिंग? या ये उसी की क्रिया होती है। मतलब आप कुछ नहीं, बिना ऐसे कुछ कर रहे हो, कितना ml ऑक्सीजन ले रहे हो आप लोग? 500। और कितना छोड़ रहे हो? तो कम, मतलब टोटल दोनों को मिलाते हैं 500 ml होता। क्लियर हुआ है? आ गया समझ यहाँ तक के? तो पहला कौन सा वैल्यूम होगा आपका? टाइडल वॉल्यूम होगा। दूसरा लिखिएगा आप लोग IRV। सर इसमें देखिए एक बार कैसे दिया है, 6000 से 8000 फिर से वहाँ इधर नीचे साइड इसमें स्वास्थ्य मनुष्य का। अरे इधर देखिएगा, मतलब ये देखिए टाइडल वैल्यू मतलब कितना होता है? 500 ml। कितने बार का है ये? एक बार का है। क्लियर हुआ? और कितने बार करते हो 1 मिनट में? तो 12 से 18, तो 12 पंचे 60। नहीं आया समझ? अच्छा, तो 6000 नहीं हुआ? मतलब पूरा उसको बताया। हम एक बार का बता रहे हैं। कितने बार का बता रहे हैं? एक बार का। नहीं आया समझ? ठीक है।
तो वो जोड़ के दे दिया है उसमें। हाँ, क्लियर हुआ? तो ये एक बार का है ना भाई। तो इसमें क्या स्वास्थ्य मनुष्य दिया है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। अरे भाई लिखा है यहाँ पास से, पढ़ते नहीं। श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वसन अंतःश्वासी, मतलब देखिए श्वसन के क्या अंतःश्वासी ने क्या कहता है निश्वासी, वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से, बोल दिया प्रति मिनट की दर से। नहीं आया समझ यार? क्लियर हुआ यार? नहीं आया समझ? पक्का? दूसरा लिखिएगा आप लोग इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू। इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अपन अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। इधर देखिएगा इंस्पिरेशन, ध्यान से समझिएगा, इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू। ठीक, अब इधर से समझिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा। Yes. इंस्पिरेशन एक बार लेके देखो आप लोग, ऑक्सीजन कुछ लगा? कुछ नहीं लगा। अरे आप ऑक्सीजन लो ना अच्छे से, क्या लगा? कुछ लगा? अरे गधों, बल पूर्वक लिया हुआ ऑक्सीजन की मात्रा, अभी जब लिया तो क्या लगा आपको? एनर्जी लगा, तो उसी को कहते हैं बल पूर्वक लिया हुआ ऑक्सीजन की मात्रा को इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू कहते हैं। लिखिएगा बल पूर्वक लिया हुआ ऑक्सीजन की मात्रा, या बल पूर्वक लिया हुआ ऑक्सीजन की मात्रा। क्लियर हुआ? लिखेगा 2500 ml से कितना लिखिए भाई आप लोग? 2500 ml से कितना होगा आपका? 3000 ml। IRV बोलते हैं इसी को। कितना होगा आपका? 2500 से 3000 ml। एक बार में लेते हो, जब बल पूर्वक लेते हो तो अभी नॉर्मल सांस ले रही हो कितना लेती हो? 500। और अगर बोलते नाटक के जाते हो तो गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, लेते हो कि नहीं लेते हो? तो सीना क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम ऑक्सीजन को वापस क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। क्लियर? उसी से तो पता चलता है कि 3 लीटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि 2 लीटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अभी कोरोना काल में वो क्या टेस्ट करते थे? ऐसे खींचते थे ना, तो गोली आता था, फूकते थे, गोली कितना जा रहा है नहीं है समझ, उसे कैपेसिटी देखते थे, लंग्स की कैपेसिटी कितना है। तो पहला समझ आ गया, मतलब पहला क्या था? टी वैल्यू था, टाइडल वैल्यू बोलते हैं। दूसरा क्या था? IRV इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू, कितना होगा? 2500 से 3000 में। दूसरा लिखिएगा ERV, जिसको कहते हैं एक्सपिरेशन रिजर्व वैल्यू। वो इंस्पिरेशन था और ये क्या है आपका? एक्सपिरेशन रिजर्व वैल्यू, मतलब बल पूर्वक छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1000 ml से 1100 ml, मिलीलीटर बोलते हैं उसी को। क्लियर हुआ? मतलब इधर ध्यान समझिएगा, लिए हम कितना? 2500 से 3000 ml। क्या लिए? ऑक्सीजन। कैसा लिए? तो बल के साथ, और बल के साथ हम क्या छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या कहना है हमारा? एक्सपिरेशन रिजर्व वैल्यू। अरे 1000 से 1100 ml या। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट लिखिएगा रेसिडियल वैल्यू। सर इसको क्या बोलेंगे? आरबी 1000 से कितना है वो? 1000 से 1100 ml। क्लियर हुआ? ये एक्सपिरेशन रिजर्व वैल्यू है। एक्सपिरेशन मतलब होता है छोड़ा गया, मतलब बल पूर्वक छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होगा? तो 1000 से 1100 ml। अगला लिखिएगा रेसिडियल वैल्यू। रेसिडियल वैल्यूम, इधर देखिए रेसिडियल वैल्यूम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिएगा, कहता है जब आप ले लिए और छोड़ दिए, मतलब छोड़े कि नहीं लिए, मतलब लिए और क्या किए? छोड़े, तो जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा आपका? रेसिडियल वैल्यू। तो इसका लिखिएगा 1100 ml से 1200। 1100 ml से कितना होगा आपका? 1200 ml होता।
सर इसका मतलब जो बॉडी में रह जाएगा वो बॉडी पे नहीं, हाँ मतलब जो ही है अवशेषी, अवशेषी absorb हो जाएगा। बोलते हैं उसको। इधर समझिएगा कैसा होगा, इधर देखिएगा। मतलब कहता है रेसिडियल वैल्यू बराबर IRV माइनस ERV। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? मतलब रेसिडियल वैल्यू क्या हुआ, लिया हुआ ऑक्सीजन कितना है मान लो 2500, कितना है 2500, छोड़ा गया कितना मान लो 1000, तो बचा कितना 1500। नहीं आया समझ? या मान लो रेसिडियल वैल्यू कितना लिया है 3000, छोड़ा गया कितना है मान लो 1100, तो यहाँ बचा दोनों का शेष बचा कितना 1900। नहीं आया समझ? यही क्या कहलाएगा उसका रेसिडियल वैल्यू कहलाएगा, अवशेषी आयतन। क्लियर हुआ है तक के? मतलब वो लिखेगा रेसिडियल वैल्यू 1100 से 1200 में। क्लियर हुआ है यहाँ तक के? भाई खाओगे ज्यादा निकालोगे कम, प्रकृति का नियम है। ठीक, खाए हम कितना 2500, कार्बन ऐसे छोड़े कितना 1000, तो कुछ तो हमारे शरीर में यूज होगा। नहीं है समझ? हाँ क्वेश्चन में आएगा कम ही रहेगा वो। क्लियर हुआ यार? हाँ न्यूमेरिकल इसीलिए पूछ रहे हैं, अभी इस कंफ्यूज नहीं होना, हम पहले बता दिए। अगर पूछेगा RV बराबर क्या होगा, तो IRV माइनस क्या होगा ERV। दे दिया यहाँ पास से IRV का मान कितना है 4500 और ERV का मान कितना है 3500। चलिए बताइए RV का मान कितना होगा, ये फार्मूला नहीं दिया रहेगा। मतलब देख लेना ये 4500 और 3500 कितना बचेगा, ये फार्मूला नहीं देगा, वो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। मान दे दिए रहेगा। हाँ मान दे दिया रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज रहेगा कि कौन मान किसके साथ रहेगा। तो देखिए मैं बता दिया रेसिडियल वैल्यू का मान। आया समझ? नहीं आया? या ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लिया रहोगे। RV बराबर क्या होता है IRV माइनस ERV। क्लियर हुआ? आगे समझ आ रखे? अगला लिखिएगा, लिखेगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लिखेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इधर समझिएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमेशा क्या होता है टाइडल वैल्यू प्लस IRV, ये कहलाता है इसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हुआ? मतलब किसको जोड़ते हैं, जो नॉर्मल लिया हुआ है और बलपूर्वक लिया हुआ, दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब इसको टाइडल वैल्यू प्लस क्या होगा IRV। लिखते चले जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर हुआ है तक के? नेक्स्ट लिखिएगा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब ये टाइडल वैल्यू को जोड़ना है और IRV को जोड़ना है। क्लियर हुआ? तो ये क्या कहलाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगा। अब जोड़ लो भाई, मान लो अगर 25 और 5 कितना होगा आपका 3000। अगर इसको जोड़ रहे हैं हम 3000, इसको तो 3500। नहीं है इसमें, तो वहां पास मान दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें लिखा रहेगा ना किसका हाँ मान लिखा ये, रहेगा, इसका मान हाँ। ये है। लेकिन फार्मूला आपको बताना पड़ेगा किसका कैसे आएगा वो, फार्मूला बस कि वो जोड़ना है कि घटाना है, वो आप लोग जवाब दें, क्योंकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका। क्लियर? अगला लिखिएगा आप लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी लिखिएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होगा ERV। जहां कैपेसिटी आएगा वो सबके साथ कौन जोड़ेगा टाइडल वैल्यू जुड़ते जाएगा यार। क्लियर हुआ? हो गया? पहला क्या लिखे आप लोग टाइडल वैल्यू, सेकंड क्या लिखे IRV, तीसरा क्या लिखे ERV, चौथा क्या लिए रेसिडियल वैल्यू, पांचवा क्या लिखे IC बोले, और इसको क्या कहते हैं XC बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हुआ तक के? EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। चलिए अगला लिखेंगे, और
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ भाई। पिछले बार पूछा था क्या नीट रूट में? यस सर आया। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा, अगला लिखिएगा फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। लिखिएगा फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी, जिसको कहते हैं FRC। मतलब फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। इसमें ध्यान से समझिएगा, FRC मतलब क्या होता है? दो चीज आता है। पहला ERV, इसको क्या कहते हैं भाई अपन? एक्सपीरेशन रिजर्व वैल्यू। और प्लस होता है आपका रेसिडियल वैल्यू। इन दोनों कहलाता है आपका फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। मतलब छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्लस शरीर पे रुका हुआ ऑक्सीजन की मात्रा, इन दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। मतलब आपके शरीर में कौन कौन काम कर रहा है? ले तो लिए ऑक्सीजन, नहीं है समझ, अब छोड़े क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा क्या आपके बॉडी पे है? तो RV मतलब रेसिडियल वैल्यू, मतलब ऑक्सीजन है। दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? FRC मतलब फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। पूछ देगा फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी क्या है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ERV प्लस RV। क्लियर हुआ यार? अब मान नहीं दे रहा है क्योंकि इसे मान क्वेश्चन पूछता है, नहीं है समझ। अब हम इसका एग्जैक्ट मान नहीं बता पाएंगे, हाँ, लेकिन अगर ये हमको मान दिया रहेगा तो बता देंगे इसका मान। सर मान नहीं आया था, इससे ERV प्लस RV ऐसे ऑप्शन था। हाँ, तो वो क्या होगा बोल के हाँ, देता क्या हूँ। होगा सर? हाँ, तो वो आप लोग जानेंगे भाई इसको, मैं तो बता दे रहा हूँ। ठीक नहीं बोल रहे हैं आप? अरे बता दूंगा इसका क्लियर फंडा मैं आप लोग को, टेंशन मत लो। भूलोगे नहीं जीवन में, मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। बोला ना नहीं भूलोगे बोल के। इसका ट्रिक बता दीजिए। हाँ भाई, क्लियर हुआ तक के? नेक्स्ट लिखिएगा, चलिए अगला लिखिएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब VC बोलते हैं, और उधर TV था, टाइडल वैल्यू था, ये VC था, वाइटल कैपेसिटी। इधर समझिएगा, इसमें तीन चीज आता है। कौन कौन आता है पहले समझ लो। पहले आता है IRV मतलब इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू, प्लस आता है इसमें ERV एक्सपीरेशन रिजर्व वैल्यू, प्लस इसमें आता है TV टाइडल वैल्यू। इन तीनों को हम एक साथ कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हुआ? मतलब क्या है? अरे भैया, वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो आपके शरीर में लिया हुआ ऑक्सीजन की मात्रा, शरीर में छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये दोनों क्या है? बलपूर्वक, और ये क्या है? नॉर्मल। ठीक, इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हुआ? ये इसको लिखते चले जाओ, यही मेन है। अगला लिखिएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब इसमें आता है VC और प्लस क्या होगा आपका RV। VC प्लस क्या होगा? RV। मतलब इसका मतलब समझे आप लोग? VC प्लस RV। इधर समझिएगा, वाइटल कैपेसिटी का कौन आया? इंस्पिरेशन आया, एक्सपीरेशन आया, कौन आया? टाइडल वैल्यू, प्लस कौन आएगा? रेसिडियल वैल्यू। इन चारों बस तो है आपके शरीर में, नहीं है समझा? तो ये टोटल कहलाता है लंग्स कैपेसिटी TLC। अगर FRC दिया तो वो दोनों आएगा ना साथ में? कौन FRC? ऊपर वाला FRC हाँ, ये होता है फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। हाँ, अगर उसको दिया तो वो दोनों आएगा। वैसे FRC में कौन आएगा? ERV प्लस कौन होगा? RV आएगा। VC में कौन आएगा? तीनों आएगा। हाँ, ठीक, और TLC में क्या आएगा? टोटल सब आ जाएगा, सब है चारों। सब एक साथ आ जाएगा। अब तो VC और RV लिखा है। अरे नहीं, गधी, हाँ, तो उसके तो VC का 20 के अंतर्गत ये नहीं आ रहा है यहाँ, अच्छा। नहीं है समझ? हाँ, जैसे
क्लियर हुआ? और यहीं से क्वेश्चन आता है। आप क्या बोले? अभी पूछ रहे हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, डेड स्पेस, जो कल बता दिया था मैं आपको। डेड स्पेस कितना बताया था यार? इधर कितना बताया था डेड स्पेस? 8 का 2 150 में लिख लो, या उसी को सीसी बोलते हैं। हाँ, डेड स्पेस, क्योंकि पूरे शरीर पे ऑक्सीजन नहीं, कहीं नहीं रहता, वो सिर्फ ट्रेकिया पे रहता है, इसका उसको डेड स्पेस बोलते हैं। क्लियर है? चलो लिखो उसको। डेड स्पेस में क्या है? 150 में ऑक्सीजन। हाँ, ब्रोंकाई में निकालने दो। स्पेस ट्रेकिया ब्रोंकाई दोनों में ही रहता है। 150 में भी। चलिए बताइए, लिख लो भाई। टोटल लंग्स कैपेसिटी में लिखेगा TLC, लड़कों में रहता है 6000 और लड़कियों में रहता है 5500 ml। TLC में लिखिएगा, लड़कों में 6000 ml और लड़कियों में 5500 ml। 6000। हाँ, 6000। 5500 में। क्या? अरे भाई, आप लोग को सबको पता है कि जो लड़कों का जो चेस्ट होता है, मतलब लंग्स साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। और लड़कियों का क्या होता है? हिप्स साइज बड़ा होता है, ठीक। मतलब पेल्विक और पेक्टोरल गाइडल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? ये क्या होता है? पेल्विक गाइडल है, ऊपर वाला क्या होगा? पेक्टोरल गाइडल है। क्लियर हुआ? इस कारण लड़कों का क्या होता है? पेक्टोरल गाइडल बड़ा होता है और लड़कियों का क्या होता है? छोटा। लेकिन लड़कियों का पेल्विक गाइडल क्या होगा? बड़ा, और लड़कों का पेल्विक गाइडल क्या होता है? छोटा। इसी कारण देखिएगा, जब बच्चा आसानी से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, क्योंकि जितना बड़ा पेल्विक गाइडल रहेगा, बच्चा उतना आसानी से क्या होगा? बाहर आएगा। क्लियर हुआ? वो रिप्रोडक्शन में बता देंगे हम, ठीक। आ गया समझ आता कि? इससे बन जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए। अब इसका ट्रिक बताइए। हाँ, इसका ट्रिक आप समझ लो। इधर देखिएगा, इधर पहले समझिएगा आप लोग। पहला आपसे टाइडल वैल्यू। टाइडल वैल्यू में कुछ नहीं है। ऑक्सीजन को लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए, ये नॉर्मल है। आ गया समझ? नहीं आया? IRV बलपूर्वक लेना, बलपूर्वक लिए। ERV बलपूर्वक क्या किए? मतलब छोड़ दिए। लिए और इसको बलपूर्वक क्या कर दिए? छोड़ दिए। क्लियर हुआ? अब दूसरा कहता है रेसिडियल वैल्यू। रेसिडियल मतलब अवशेषी। खाए क्या? IRV, छोड़े क्या? ERV, और शरीर में कुछ तो बचा। नहीं आया समझ? पक्का? नहीं आया समझ? अगला होता है, इसको बोलते हैं आपका IC और XC, EC बोलते हैं। IC मतलब इंसिपिरेशन से संबंधित, ठीक। और EC मतलब एक्सीपिरेशन से संबंधित। इसके साथ सब किसको जोड़ना है? टाइडल। तो मतलब IC बराबर क्या हो जाएगा? IRV प्लस क्या हो जाएगा? TV। क्लियर हुआ? EC मतलब ERV प्लस क्या होगा आपका? TV। नहीं आया समझ? पक्का? नहीं आता? अब कहता है VC, वाइटल कैपेसिटी। तो IRV प्लस ERV प्लस क्या होगा? TV। आया समझ? नहीं आया? TLC, टोटल। तो VC प्लस क्या हो जाएगा आपका? कौन बच गया? RC बचा है। मतलब VC प्लस क्या हो जाएगा आपका? RC। RV होगा। हाँ सॉरी, RV। हाँ, RV हो तो गया। ये ध्यान, इतना ही तो है, 4-5 ठो। नहीं है समझ? यार वो फंक्शनल रेसिडियल वैल्यू होता है, FRC। ERV प्लस क्या था आपका? RV होगा रेसिडियल वैल्यू। क्लियर हुआ है? बस इतना ही है आपका। नहीं है समझ? बन जाना चाहिए, और इससे क्वेश्चन आता ही है और आएगा। क्लियर है? पूरे लंग्स से यही क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता दिया। क्लियर है? क्वेश्चन है क्या? एक दो क्लियर हुए तक के? आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़े अब यहाँ से। हाँ चलिए अगला लिखिएगा, क्या बोले, ठीक, हाँ डेड स्पेस लिखिएगा 150 ml लिखिएगा, 150 ml होता है डेड स्पेस। हो गया यहाँ से। अब लिखिएगा गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। अब लंग्स में किस प्रकार से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। लिखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करना। ठीक, इधर देखिएगा गैसों का क्या होता है भाई आपका एक्सचेंज। इधर देखिएगा गैस क्या है आपका, ऑक्सीजन। गैस क्या है आपका, ऑक्सीजन। फिर कहता है एटमॉस्फेयर। देखिए ऑक्सीजन हमेशा दो प्रकार, मतलब गैस कितने प्रकार का है, दो प्रकार के, एक ऑक्सीजन और दूसरा क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये एटमॉस्फेयर में कितना है 159.0 और एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3। और कहता है फंक्शनल रेसिडियल एलोवियर है, मतलब हमारा जो एलोवियर होता है वो कितना फंक्शनल है, कितना काम करता है। 104 है और ये कितना है आपका 40। फिर एक्सपायर्ड एयर, मतलब हम एक्सपायर कर देते हैं, बाहर निकाल रहे हैं 120 और कितना निकाल रहे हैं यहाँ पर 27। मतलब देखिएगा ये तो पूरा गैसेस की बात हो गई। अब हमारा शरीर, ठीक, ऑक्सीजन कम ले रहे हैं, हम बता रहे हैं क्यों कम ले रहे हैं। इधर छोड़िए, बदलिए। ऑक्सीजन कितना है आपका 159.0 है, क्लियर हुआ है। फिर कहता है हमारा जो बॉडी का जो होता है फंक्शनल रेसिडियल एलोवियर एयर, जो हमारा बॉडी काम कर रहा है वो कितना कर रहा है 104। कितना चल रहा है भाई 104। ले लिए हम यहाँ तक के, क्लियर हुआ। अब हम छोड़ रहे हैं कितना एक्सपायर्ड एयर में, मतलब एयर में अगर उसकी हम लिए कितना 104 लिए, ठीक, तो हम जो छोड़ रहे हैं वो एक्सपायर्ड एयर में वो कितना कहता है आपका 120। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना कि ऑक्सीजन की, क्लियर हुआ। सेम अपोजिट है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, क्लियर हुआ। हाँ ठीक तो बता रहे हैं। अरे ऑक्सीजन इतना है एटमॉस्फेयर पे, मतलब एटमॉस्फेयर पे इतना है तो हम ऑक्सीजन छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़े। हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.3, इससे ज्यादा होगा तभी तो हम बाहर निकालेंगे। अरे बोला था आप लोग को ऑक्सीजन ज्यादा है तब हम शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लियर हुआ। और शरीर के अंदर हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण से क्या रहेगा ज्यादा, तभी तो छोड़ेंगे, क्लियर हुआ। तो उसमें समझ नहीं आया होगा, वो गैस है नीचे में समझ आएगा था। अब देखिएगा ये पेराइटल प्रेशर, मतलब हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है। तो ये देखिएगा डीऑक्सीजनेट ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त देखिएगा प्रेशर कितना है उसका 40 mmHg होता है अशुद्ध का, क्लियर हुआ। क्योंकि आपको पता है शुद्ध रक्त का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, अशुद्ध रक्त का प्रेशर कम रहता है। आया समझ। तो ये प्रेशर कितना हुआ डीऑक्सीजनेट का 40, और यहीं पास ऑक्सीजनेट ब्लड का ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा 95 से 104। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसका प्रेशर क्या रहेगा कम, ऑक्सीजन रहेगा तो उसका प्रेशर क्या रहेगा आपका ज्यादा। मतलब यहाँ पास O2 है, मतलब ऑक्सीजन इतना है आपका ऑक्सीजनेट ब्लड में, क्लियर हुआ है तक के। फिर टिश्यू में कितना जाएगा 40 mm, और हम बाहर मतलब सेल में हमारा कहाँ रहेगा तो 20 रहता है, नहीं आया सर। चलिए इसका डायग्राम को देखिएगा तब समझ आएगा। फर्स्ट समझ भेजने बोल दीजिएगा, हम लिख नहीं पाए। ठीक है, इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा, पहले समझिएगा इसको। डायग्राम के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर पहले समझिए। सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है भाई गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस का क्या होता है भाई आपका एक्सचेंज। ये देखिएगा गैसेस का जो एक्सचेंज होता है मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है चेंजेस होता है, क्लियर हुआ। सबसे पहले ये हमारे शरीर का क्या है आपका लंग्स, क्लियर हुआ। तो लंग्स में कौन आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ दोस्ती किया हीमोग्लोबिन के साथ, तो बना क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। क्या हुआ सर रहने दीजिए तो अच्छे से समझाइएगा इसको।
नहीं समझिए, नहीं ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी करेंगे सर लास्ट में। वीडियो बंद करना। ठीक है।